नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेसन में, जिसमें हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 का पहला अध्याय, जो कि है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? अगर हम सरल भाषा में समझें तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब भी कभी कुछ पदार्थ जुड़ें और उनके जुड़ने से कोई नया पदार्थ बन जाए तो उसको हम कहेंगे कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ही होता है कि रासायनिक समीकरण बने। जैसे ये कुछ साधारण उदाहरण हैं जो हमारे आसपास होते हैं, जिनको हमने रोज़ देखा है, लेकिन फिर भी कभी सोचा नहीं कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकती हैं। जिनमें से सबसे पहला है ज्वलन, आग का लगना, जैसे इंग्लिश में कहते हैं कंबशन। आग लगने में रासायनिक अभिक्रिया होती है क्योंकि लकड़ी जली और लकड़ी जल के राख बचता है। तो लकड़ी और राख आप देखेंगे कि बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की यही खास बात होती है कि जो नए पदार्थ बनते हैं वो पुराने पदार्थों से बिल्कुल अलग होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं कुछ उदाहरण, जैसे आग लगना, जंग लगना, खाने का पचना, पादप में भोजन बनना, जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। जो हमारे सेल होते हैं उसके अंदर भी एक अलग तरीके की रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे बिजली बनती है। शराब का बनना, हाथ धुलने में भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, और खाना पकाने में भी, जो हम खाना पकाते हैं उसमें भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ये सभी ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे आसपास होते हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और नई चीज़ बनती है। शुरू करते हैं अध्याय को। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की जो परिभाषा है वो समझ लेते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब कभी कोई ऐसी प्रक्रिया होगी, कोई ऐसा काम होगा जिसमें कोई नई चीज़ बनेगी, तो उसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। समझ में? जैसे मैंने चाय बनाई तो दूध डाला, पानी डाला, पत्ती डाली, अदरक डाला और चीनी डाली और अपनी चाय बना दी। तो जो चाय होती है वो पहले इस्तेमाल किए गए सभी पदार्थों से बिल्कुल अलग होती है। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब जब हम रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ें होती हैं, एक तो वो जो पहले थी और एक वो जो बाद में बनी। जैसे हमने पहले इस्तेमाल करी लकड़ी, और लकड़ी को जब हमने जलाया तो हमें मिली राख जमा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, जमा साथ में मिलती है ऊष्मा, जमा साथ में मिलता है प्रकाश। अब अगर इस रासायनिक अभिक्रिया में देखें तो सबसे पहले इस्तेमाल होते हैं अभिकारक। अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे इस रासायनिक अभिक्रिया में यदि बात करी जाए तो इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक लकड़ी है, क्योंकि लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। अभिकारक का इस्तेमाल करके जो अगली चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं वो है उत्पाद। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, मतलब जो अंत में बनते हैं, उन्हें कहते हैं उत्पाद। अब अगर इस अभिक्रिया में उत्पाद का उदाहरण देखें तो उत्पाद ये राख, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश, ये राख है। तो कुछ उदाहरण यहाँ पे भी आपके सामने रासायनिक अभिक्रिया के लिखे हैं। भोजन का पचना, श्वसन यानी कि सांस लेना, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम के फीते का जलना और दही का बनना, ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को हमने अपने आसपास होते हुए देखा है। कुछ ऐसी हैं जो लैब में या प्रयोगशाला में करी जाती हैं और कुछ हमारे दैनिक जीवन में होती हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि रासायनिक अभिक्रिया तो हुई, बट हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि रासायनिक अभिक्रिया के कुछ लक्षण निम्नलिखित हैं। मतलब जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो आसपास कुछ बदलाव होंगे। वो बदलाव कौन से हैं? पहला बदलाव है अवस्था में परिवर्तन। जैसे कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में जब पदार्थ बनता है तो वो पदार्थ पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन,
ये दोनों ही गैस हैं, लेकिन इन दोनों के मिलने पर जो बनता है वो बनता है H2O यानी कि पानी। ये पानी जो है ये द्रव्य अवस्था में होता है। तो जैसे ही पदार्थ बना तो अवस्था में भी परिवर्तन आएगा। जो चीज़ें गैस में थी वो लिक्विड या द्रव्य में आ जाएंगी, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। दूसरा जो बिंदु है वो है रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन में क्या होता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में जब नया पदार्थ बनता है तो उसका रंग भी भिन्न होता है। जैसे लोहे का जंग लगना, इसमें लोहे के रंग में परिवर्तन आ जाता है। तो जैसे ही लोहे के रंग में परिवर्तन आता है हमें पता चलता है कि लोहे में जंग लग चुका है। जैसे लोहे का उदाहरण होता है, लोहे का सिंबल होता है Fe, और जब जंग लगेगा तो इसमें जुड़ेगा ऑक्सीजन और इसमें जुड़ेगा पानी, और इनके मिलने पे जो पदार्थ बनता है वो बनता है Fe2O3.H2O। ये जो पदार्थ है ये है जंग, इसी की अंग्रेजी में कहते हैं रस्ट। तो जैसे ही जंग बना, जंग जो होता है वो लाल रंग का होता है। तो जैसे ही लाल रंग का जंग बना हमें पता लग गया रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। तीसरा समझते हैं। तीसरा है किसी पदार्थ में गैस का बनना। तो मोमबत्ती को जलाने पर मोमबत्ती ठोस से द्रव्य और गैस में बदल जाती है। अब अगर आप किसी से पूछेंगे कि हमारे पास एक मोमबत्ती है, चलिए मोमबत्ती का भी रासायनिक सूत्र ही लिखते हैं। तो मोमबत्ती का वैसे तो बहुत बड़ा सूत्र होता है, लेकिन मोमबत्ती को हम कार्बन कह सकते हैं क्योंकि ये कार्बन है। जब ये ऑक्सीजन के साथ जलती है, आपको पता होगा कोई भी चीज़ जलती है तो ऑक्सीजन के साथ जलती है, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि होती है गैस। और कुछ कार्बन द्रव्य अवस्था में आ जाता है, लिक्विड अवस्था में आ जाता है। L का मतलब है द्रव्य। तो जैसे ही मुझे दिखा कि कुछ द्रव्य और कुछ गैस निकल रही है तो हम कहेंगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया हो गई। चौथी जो चीज़ है वो है तापमान में बदलाव। तो तापमान में बदलाव को समझते हैं। चूने का पानी आपने कई बार सुना होगा, तो चूने में पानी मिलाने पर अधिक ऊष्मा निकलती है, जिससे पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। चूना होता है CaO, इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसमें मिलाते हैं पानी का फॉर्मूला होता है H2O, तो बनता है CaOH होल ट्वाइस। ये जो पदार्थ है ये अपने साथ बहुत सारी ऊष्मा भी बनाता है। तो जैसे ही ये बहुत सारी ऊष्मा बनती है हमें पता चलता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो ये कुछ उदाहरण थे जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के साथ अब आप कई लोग सोचेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया तो ठीक थी, पर ये सर ने नीचे क्या लिखा था? जो मैंने लिखा था ये है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। क्या होता है कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उस रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए हम एक रासायनिक समीकरण लिखते हैं। रासायनिक समीकरणों में तत्व के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीक का मतलब क्या है? जैसे ये Mg है तो Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम। तो पूरा मैग्नीशियम लिखने की बजाय आप सिर्फ Mg लिख सकते हैं। जैसे हमारे घरों में होता है ना, छोटे नाम इस्तेमाल करते हैं, पूरा बड़ा नाम नहीं लिखते। ऐसे ही आप में से भी कईयों का नाम होगा चिंटू, मिंटू, गोलू, चीकू, तो ऐसे ही ये भी इनके निकनेम है। तो रासायनिक समीकरणों में तत्वों के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्रों को उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं। मैग्नीशियम को हवा में गर्म करने पर सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जब हम मैग्नीशियम को हवा में गर्म करते हैं तो सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और इस चीज़ को लिखने के लिए हम एक सरल रासायनिक अभिक्रिया भी लिख सकते हैं, जिसमें हमने लिखा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा और बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो त्रिकोण का निशान है इसका मतलब है कि ये चीज़ ऊष्मा इसमें उपयोग की गई है। जैसे लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मुझे लिखना है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का इस्तेमाल हुआ है या इस रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ का इस्तेमाल हुआ है, तो जो ये तीर का निशान है, इस तीर के निशान के ऊपर और नीचे मैं उन चीज़ों को लिख सकता हूँ।
अब जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो आप देखेंगे कि मैंने इस रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पे भी 2 लिखा है और यहाँ पे भी 2 लिखा है। इस 2 को क्यों लिखा है? क्योंकि 2 लिखने से मैंने अपनी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर दिया। अगर मैं इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित नहीं करता हूँ तो ये असंतुलित रहेगी। और संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ Mg लिखा है 2 तो यहाँ भी Mg होंगे 2, अगर यहाँ O है 2 तो यहाँ भी O होंगे 2। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना बहुत आवश्यक है, जिससे रासायनिक अभिक्रिया में इस्तेमाल होने वाले सभी पदार्थों की संख्या बराबर हो। तीर के निशान से पहले अभिकारक और तीर के निशान के बाद उत्पाद सदैव बराबर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने पढ़ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे पता चलती है और रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो अगली चीज़ आएगी कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। मैं आपको बता दूं बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत से प्रकार की होती हैं। हम शुरू करते हैं सबसे पहला प्रकार, जिसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन एक हिंदी शब्द है जिसका मतलब होता है संयोग, मतलब जुड़ना। तो संयोजन अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें आपस में जुड़ी और उनके जुड़ने पर एक नया पदार्थ मिल गया। एक पदार्थ A एक पदार्थ B के साथ जुड़ा और हमें एक नया पदार्थ C मिल गया, तो हम कहते हैं कि ये एक संयोजन अभिक्रिया हो गई। जैसे कि जब चूना और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। CaO प्लस H2O हमें देता है CaOH²। इसमें भी अगर देखेंगे तो CaO और H2O 2 चीज़ों के मिलने पर एक CaOH² का निर्माण हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, यह एक संयोजन अभिक्रिया है। अगली है वियोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया का बिल्कुल उल्टा होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन एक हिंदी शब्द है जिसका मतलब होता है वियोग, मतलब टूटना, अलग हो जाना। तो वियोजन अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद 2 या अधिक उत्पादों का प्रदान करता है, मतलब टूटकर अलग अलग पदार्थ बनाता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। तो जब फेरस सल्फेट को एक टेस्ट ट्यूब में गर्म किया जाता है, जैसे ये नीचे उदाहरण लिखा है, तो वो बनता है, वो वियोजन हो जाता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इन 3 पदार्थों का निर्माण होता है। अब देखिए, वियोजन अभिक्रियाओं के भी प्रकार होते हैं। तो वियोजन अभिक्रियाओं में 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला वो वियोजन जो ऊष्मा के द्वारा होता है, दूसरा वो वियोजन जो विद्युत के द्वारा होता है, और तीसरा वो वियोजन जो सूर्य की रोशनी के द्वारा होता है। याद रखिए, वियोजन करने के लिए, टूटने के लिए आपको पदार्थ को ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब वो ऊर्जा आप ऊष्मा की अवस्था में दे सकते हैं, गर्मी की अवस्था में, या विद्युत की अवस्था में दे सकते हैं, बिजली की अवस्था में, या सूर्य की रोशनी की अवस्था में दे सकते हैं, प्रकाश की अवस्था में। पर आपको किसी भी अवस्था में उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब उदाहरण देख लेते हैं तीनों के। सबसे पहला है ऊष्मीय वियोजन। वो वियोजन जो ऊष्मा के द्वारा होता है ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। इसका उदाहरण है चूना पत्थर। ये CaCO3 चूना पत्थर होता है। इसको जब गर्म किया जाता है तो हमें मिलता है चूना और साथ में निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये है ऊष्मीय वियोजन। दूसरा है विद्युत वियोजन। नाम अपने आप में सब कुछ बताता है। विद्युत वियोजन का मतलब है जब विद्युत द्वारा वियोजन किया जाए, विद्युत द्वारा चीज़ को तोड़ा जाए, तो विद्युत द्वारा किया गया वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। उदाहरण 2H2O यानी कि जल, इसमें हमने विद्युत डाली तो बनता है H2 जमा O2। तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। नाम फिर बता रहा है, प्रकाश मतलब जो सूर्य के प्रकाश से होता है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। उदाहरण AgCl, सूर्य प्रकाश देता है 2Ag + Cl2, ये
सिल्वर क्लोराइड कहा जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है, मतलब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। अब तो आप जानते हैं कि सब फोटोज़ लोग फ़ोन से खींचते हैं, पर एक समय था जब फ़ोटो कैमरे से ली जाती थी और उसकी रील निकलती थी काले रंग की। तो इस अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता था उसको धुलवाने के लिए, उसमें से फ़ोटो निकालने के लिए। तो ये 3 उदाहरण जो हमने पढ़े, ये वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार हैं कि वियोजन अभिक्रियाएं कितने अलग अलग प्रकार की होती हैं। तीसरी जो अभिक्रिया हम पढ़ेंगे वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि जब किसी कम प्रतिक्रियाशील धातु का सॉल्ट, यानी कि धातु किसी अधिक प्रतिक्रियाशील धातु के से अभिक्रिया करता है, तो अधिक प्रतिक्रियाशील धातु उस लवण में से कम प्रतिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण नीचे दिए हैं, जैसे CuSO4 जमा Fe। अब अगर इसको सरल भाषा में समझें तो उदाहरण से पहले ये समझते हैं कि ये अभिक्रिया होती क्या है। देखिए, सपोज कीजिए कि मेरे पास एक पदार्थ A है और एक दूसरा पदार्थ है BC, जिसमें 2 पदार्थ फैले हुए हैं। अब A जो पदार्थ है वो है ताकतवर, B से ज़्यादा। तो इस A ने अटैक किया B पर और B को उसकी जगह से हटाकर हमारे पास बन गया AC, और जो B बेचारा था वो अलग रह गया। तो अब ये A क्योंकि ज़्यादा ताकतवर था, समझ में, तो हम ताकतवर को कहते हैं प्रतिक्रियाशील। तो जो ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है, मतलब जो ज़्यादा ताकतवर है, वो कम प्रतिक्रियाशील मतलब कम ताकतवर पदार्थ को उसकी जगह से हटा देता है। जैसे Fe Cu से ज़्यादा अभिक्रिया वाला है। अब देखिए, ये सब धातुओं में होता है, मेटल्स में होता है। तो Fe ने Cu को अटैक किया और उसको हटा के FeSO4 बन गया और हमारे पास Cu बच गया। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम कहते हैं कि ये विस्थापन अभिक्रियाएं हैं। और विस्थापन अभिक्रिया से ही मिला जुला जो अभिक्रिया होती है वो होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है कि यहाँ पर एक ही जगह AB होता या AD होता और साथ में वही BC। तो A ने अटैक किया B को, तो क्या बनेगा AC। तो B भी बदला लेने के लिए एक ही जगह पे आ जाता है और साथ में बन जाता है BD। अब ऊपर वाली अभिक्रिया में विस्थापन एक बार हुआ था, इसलिए इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। नीचे वाली में विस्थापन 2 बार हुआ, इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी कि जब 2 धातु के अलग अलग सॉल्ट आपस में प्रतिक्रिया करते हैं और एक धातु दूसरी धातु को विस्थापित करके नए सॉल्ट का निर्माण करती है, तो इस प्रतिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया अभिकारकों के बीच आयनों की अदला बदली के कारण होती है। क्या मतलब होता है आयनों की अदला बदली? कि 2 पदार्थ आपस में एक्सचेंज हो गए। भाई हम भी करते हैं ना स्कूल में, अपना पेन तू मेरा पेन ले ले, मैं तेरा पेन ले जाऊंगा, आज इससे काम करेंगे। अब जैसे यहाँ पे PbNO3 था और यहाँ पे Ki था, तो Pb I के साथ आ गया, PbI2, और KNO3 के साथ आ गया। तो इसको हमने कहा कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। मुझे लगता है विस्थापन और द्विविस्थापन भी आपको एकदम क्लियर हो गया है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। अगली जो प्रकार होती है रासायनिक अभिक्रिया की, वो होती है ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण क्या होता है कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन लेता है या हाइड्रोजन का त्याग करता है, तो उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। मतलब अगर किसी ने ऑक्सीजन लिया, जैसे Na ने ऑक्सीजन लिया या हाइड्रोजन छोड़ा, NaH ने हाइड्रोजन छोड़ा, तो उन पदार्थों का होता है ऑक्सीकरण। इसे हम उपचयन भी कहते हैं। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है, इसलिए यह अधातु के गुण दिखाता है। दूसरी ओर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व है, इसलिए यह धातु के गुण दिखाता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इन गुणों के प्रकाश में ऑक्सीकरण की दूसरी तरह से भी परिभाषित किया जा सकता है कि जब किसी पदार्थ का ऑक्सीजन या अधातु तत्व से संयोजन होता है, उसे हाइड्रोजन या धातु को हटाया जाता है, तो उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। जैसे साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि अगर किसी से ऑक्सीजन जुड़ा तो उसका हो गया ऑक्सीकरण, अगर किसी से हाइड्रोजन निकला तो उसका हो गया ऑक्सीकरण। अब इसका उल्टा होता है अवकरण। यदि कोई पदार्थ हाइड्रोजन लेता है
जैसे Na जमा H2 या ऑक्सीजन का त्याग करता है तो उस पदार्थ का अवकरण होता है। अवकरण क्या है? अवकरण है जब हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन निकले। देखिए, अवकरण और ऑक्सीकरण एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा है। अगर अपनी किताब में देखेंगे तो इन्हें अपचयन और उपचयन के नाम से जाना जाता है, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अपनी किताब के हिसाब से भी लिख सकते हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसी बात है। अब एक सवाल उठता है कि हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव है। तो आपको बता दूं कि हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव है। उसमें पहला है संक्षारण, कि कहाँ इस्तेमाल होते हैं। आपने देखा है हमारे आसपास लोहे, जो लोहा होता है उस पर जंग लग जाता है, तो लोहे का जंग लगना एक प्रकार से उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑक्सीकरण का उदाहरण है। जब कोई धातु, अब एक बार इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। जब कोई धातु आर्द्रता यानी कि नमी, वायु, जल, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो धातु की ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है, उसे संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के तौर में देखेंगे तो लोहे का जंग लगना, चांदी पर काली परत का जब बनना या जमना, तांबे पर हरी परत बनना आदि। संक्षरण से बचने के उपाय। अब संक्षरण हम सबको पता है क्या होता है, इसे कैसे बच सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है, पहला तरीका है पेंट करके। आपने देखा होगा गर्मियों का मौसम है, आप सभी के घरों में बहुत सारे कूलर इस्तेमाल होते हैं और कूलर पर हम पेंट करते हैं, क्योंकि कूलर में हम पानी डाल के रखते हैं और कूलर में जंग लग सकता है, इसीलिए उस पर पेंट किया जाता है ग्रीसिंग या तेल लगाकर। कई जगह जहां हम पेंट नहीं कर सकते वहां हम ग्रीसिंग लगाते हैं या तेल लगाते हैं। आपने देखा होगा दुकानों के शटर के किनारे ग्रीस लगाई जाती है। तीसरा है गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है, उसे कहते हैं गैल्वेनीकरण। और आखिरी, ये जो 3 तरीके हैं, ये सबसे कॉमन तरीके, सबसे साधारण तरीके हैं जिनसे हम पदार्थ को संक्षारण से बचा सकते हैं। अगली चीज़ है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता का मतलब होता है वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचित हो जाती है। यानी कि वायु के संपर्क में आने पर उपचित मतलब उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है और वह खराब हो जाता है, उसे विकृत गंधिता कहा जाता है। जैसे हमारे घरों में भी आपने देखा होगा, आटा अगर बाहर पड़ा रह जाए तो वो फूल जाता है। वो जो आटे का फूलना होता है, वो जो नमकीन में स्मेल आना होता है, वो जो रोटी का खराब होना होता है, उसे कहते हैं विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता से बचने के लिए अलग अलग उपाय किए जाते हैं। आपने देखा होगा, आप चिप्स के पैकेट खरीदते हैं तो विकृत गंधिता से बचने के लिए खाद्य पैकेटों में नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो लेस के पैकेट आप खरीदते हैं, चीटोस के पैकेट खरीदते हैं, चिप्स के पैकेट खरीदते हैं, उसमें गैस भरी होती है। कई बार आप बड़े परेशान होते हैं कि इतनी सारी तो गैस है, चिप्स तो ज़रा से हैं। तो वो जो गैस होती है वो उन चिप्सों को खराब होने से बचाती है। इसके अलावा जितने भी मार्केट से हम खाने का सामान खरीदते हैं जो कि पैक होता है, पैक होकर डब्बे में आता है, उन सब में एंटीऑक्सीडेंट मिले होते हैं। आप किसी भी डब्बे को देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि इसमें एडिड प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये वही होते हैं। तीसरा वैक्यूम पैकिंग। तो चीज़ को एकदम बंद टाइट पैक कर दो, अगर जैसे कि हमारे घर में नमकीन को डब्बे में रखा जाता है, ठीक है, तो वो। और आखिरी तरीका है खाद्य पदार्थों का प्रशीतन, मतलब ठंडा करना। जैसे हमारे फ्रिज में भी सब चीज़ों को फ्रिज में रखते हैं, तो फ्रिज में रखने का कारण ही यही होता है कि उसमें जंग ना लगे, मतलब वो खराब ना हो, जंग नहीं मतलब विकृत गंधिता ना हो। इसके अलावा 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, एक जिसका मतलब होता है ऊष्मा शोधी और एक वो जिसका मतलब है ऊष्मा शेपी। ठीक है, तो ऊष्मा शोधी और ऊष्मा शेपी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें गर्मी या तो निकलती है या हमें देनी पड़ती है। जैसे अभी आपको हमने उदाहरण दिया था चूने वाला, वो कौन सी होगी? वो होगी ऊष्मा शोधी। तो ऊष्मा शोधी और ऊष्मा शेपी, ये अभिक्रियाएं बहुत आसानी से, और ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, क्योंकि ये हमारे आसपास बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक हो गया ऊष्मा शेपी और एक हो गया ऊष्मा शोधी। फटाफट लिख लेते हैं इसको भी। ऊष्मा शेपी और ऊष्मा शोषी। अब ऊष्मा शोषी कौन सी होती है? ठीक है, जिसमें ऊष्मा का
अवशोषण होता है। और ऊष्माक्षेपी कौन सी होंगी? जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। मतलब एक में ऊष्मा निकलती है और एक में ऊष्मा देनी पड़ती है। तो ऊष्मा शोषी का उदाहरण होगा N2 जमा O2 जमा ऊष्मा, क्योंकि इसमें हम ऊष्मा देंगे। और मिलेगा क्या हमें? 2NO। जबकि इसका उदाहरण होगा C जमा O2 बराबर CO2 और साथ में ऊष्मा निकलेगी। इसके अलावा इस अध्याय में एक आखिरी तरीके की रासायनिक अभिक्रिया बच गई, जिसे हम कहते हैं प्रक्षेपण। ये प है, प्रक्षेपण अभिक्रिया। प्रक्षेपण अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो द्विविस्थापन के एक प्रकार होती हैं, जिसमें नीचे एक प्रक्षेपण बनता है। तो जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रक्षेपण बनेगा, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम प्रक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे BaSO4 जमा NaCl, तो मुझे मिलेगा Na2SO4 जमा BaCl2। ये जो पदार्थ होता है BaSO4, ये प्रक्षेपण होता है। तो अगर इस रासायनिक अभिक्रिया को उल्टा किया जाए तो मुझे प्रक्षेपण मिल जाएगा। तो ये हो गई हमारी अध्याय, हुआ हमारा पहला कंप्लीट। बहुत ही जल्द इस अध्याय के NCERT के प्रश्न उत्तर लेकर हम आपके पास आएंगे। तब तक के लिए बच्चों, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।